वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैराथन क्लास आज आपकी होगी बच्चों एनआईटी के सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए, जो आपका कल होने वाला है। तो सुपरिंटेंडेंट के एग्जाम में जो आपका सिलेबस है आपको वेल डिफाइंड है, आपको पता है सिलेबस के बारे में। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर एनआईटी के एक्ट एंड स्टैट्यूट्स और साथ के साथ में सीसीएस रूल्स और जीएफआर रूल्स है जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे सवालों के लिए निटर एएसओ और एनआईटी जालंधर सुपरिंटेंडेंट वाले जितने भी मेंबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, मेंबर्स को हमने मॉर्निंग में ही दो प्लेलिस्ट शेयर करके, दो वीडियोस थी हमारी, वो आपको शेयर करके बताया। एएमसीआरई के टाइम की जो बिग मैराथन क्लास है वो आप देखो, और 150 प्लस क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लास आपने देखनी है। उसके अंदर में डिस्क्रिप्शन में एक क्वेश्चन में करेक्शन है 117 नंबर के अंदर, वो करेक्शन भी आपने देख लेनी है। इसके बाद में जो क्रैश कोर्स हमने करवाया सीसीएस रूल्स का, वो स्पेसिफिकली एनआईटी सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए बच्चों को करवाया था। वो आने वाले नेटर एग्जाम में भी काम आएगा, और कोई एग्जाम भी आपका अगर होने वाला है इन फ्यूचर तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए काम करेगा। तो क्रैश कोर्स के अंदर जितने भी 9 और 10 क्लासेस हमारी हैं अभी तक, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो निटर एएसओ एंड निटर जालंधर के सुपरिंटेंडेंट, एनआईटी जालंधर के सुपरिंटेंडेंट एग्जाम का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हमने शेयर कर दिया है। तो वो क्लासें आप मिस आउट मत करना। अगर आपने पहले से पढ़ी हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी नहीं पढ़ी हैं तो आपने वो पढ़नी है। लास्ट टाइम रिवीजन है, पूरी प्लेलिस्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपसे रिवाइज नहीं होता है प्लेलिस्ट तो 150 प्लस क्वेश्चंस की मैराथन क्लास, एक बिग मैराथन क्लास और एक आज जो ये मैराथन क्लास हम करा रहे हैं, ये आप लोगों ने जरूर देख के जानी है। तो बिना डिले करे हम ये क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले न्यू मेंबर्स जितने भी चैनल को देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सीसीएस रूल्स का और एनआईटी एक्ट का आपको यहाँ पे सम्मेशन देखने को मिलेगा। तो इस सम्मेशन के अंदर हम आपको कुछ करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करवाने वाले हैं इसके अंदर ये हम आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है सीसीएस लीव रूल्स आपके कब आए, यानी कि कब से लागू हुए। तो आपको पता है 1 जून 1972 से आपके रूल्स हैं जो लागू होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सीसीएस लीव रूल्स 1972, इसी वजह से बोला जाता है। 1 जून 1972 को आपके ये लीव रूल्स हैं जो लागू हुए थे। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड बताना है किसी भी तरह की लीव का जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ग्रांट की जा सकती हैं, लीव दी जा सकती हैं। तो टोटल आपने बताना है एक सरकारी एम्प्लॉय को कितने टाइम तक की मैक्सिमम जो लीव है वो अलाउड होती है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव आप देखोगे 5 साल तक अलाउड होता है। द 5 years is the right answer. Maximum period of leave of any kind which may be granted to a government servant. तो 5 साल आपने याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखोगे आप पैटर्निटी लीव के बारे में। तो पैटर्निटी लीव है जो कितने दिन के लिए अलाउड होती है, तो आपको पता है पैटर्निटी लीव 15 दिन के लिए अलाउड होती है। कितने दिन के लिए अलाउड होती है बच्चों? 15 दिन के लिए। ठीक है, और मैटरनिटी लीव कितने दिन के लिए अलाउड होती है? 180 दिन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? 6 months बोलते हैं। और पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव में जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, चाहे पेंशन का बेनिफिट हो, चाहे आपका इंक्रीमेंट का बेनिफिट हो, चाहे आपका सीनियोरिटी का बेनिफिट हो, चाहे आपका कोई और प्रमोशनल बेनिफिट हो, वो आपका देना पड़ेगा, उसमें आपको कोई लॉस नहीं होता है। मैक्सिमम स्टडी लीव है जो आप ले सकते हो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो और सीएचएस के ऑफिसर को छोड़कर, क्योंकि उनको थोड़ा ज़्यादा पीरियड है जो ये अलाउड होता है, और बाकी एम्प्लॉयज को ये स्टडी लीव का जो पीरियड है वो कम अलाउड होता है। और आपको पता है स्टडी लीव कब मिलती है? जब पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर होता है तब। ठीक है, तभी आपका इंस्टीट्यूट कहेगा आपको पढ़ने के लिए कि आप पढ़ाई करो, नहीं तो आपका इंस्टीट्यूट क्यों बोलेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेगी आपको पढ़ने के लिए। तो मैक्सिमम स्टडी लीव है जो उनका आपको सवाल में या तो 2 साल लिखा हुआ मिलेगा या 24 मंथ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो सीएचएस ऑफिसर्स होते हैं
इनको कितने दिन का अलाउड होता है? इनको 36 मंथ्स का जो स्टडी लीव का प्रोविजन होता है। इसीलिए अदर देन CHS ऑफिसर आपके सवाल में आएगा तो आपका जवाब 24 मंथ हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, EL एक्यूमुलेशन। या तो ऐसे मिलेगा ये सवाल, या ये सवाल ऐसे मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव दैट कैन बी क्रेडिटेड इन अ लीव अकाउंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लीव अकाउंट में मैक्सिमम कितनी अर्न्ड लीव को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्रेडिट किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो होगा 300 डेज। ठीक है, 300 डेज का अकुमुलेशन अलाउड होता है, तभी आपको पता है 300 डेज का ही लीव इनकैशमेंट मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट सुपरएनुएशन। ठीक है, कैजुअल लीव का सवाल आता है तो टोटल कैजुअल लीव आपको पता है कितनी होती है? 8 कैजुअल लीव होती है, 2 RH होती हैं, तो टोटल 10 ऐसी लीव हैं जो कैजुअल लीव के साथ रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिला के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड होती हैं इन अ कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी से शुरू हो जाता है और 31 दिसंबर तक उसी साल में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कैजुअल लीव का बताना है आपको किसके साथ कंबाइन हो सकती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, जब भी आपको कोई भी लीव पूछा जाएगा, अर्न्ड लीव का पूछा जाता है पॉसिबली, या किसी और लीव का पूछा जाता है, खासकर अर्न्ड लीव का पूछा जाता है, तो कैजुअल लीव ऐसा क्वेश्चन होता है, आंसर होता है ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो कंबाइन नहीं होता कभी भी, यानी कि CL और EL आप कभी क्लब नहीं कर सकते। तो आप ऑप्शन में जब पॉइंट आउट करना चाहोगे तो उन्हें स्ट्राइक आउट करके ही आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि CL किसके साथ कंबाइन होता है? तो CL केवल स्पेशल कैजुअल लीव के साथ होता है। ठीक है, CL किसके साथ मर्ज होता है? हमेशा कंबाइन होता है स्पेशल CL के साथ, दैट इज स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव कैसे है? जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो स्पेशल कैजुअल लीव आपको मिल जाता है, तो स्पेशल कैजुअल लीव के साथ में आप अपनी कोई कैजुअल लीव ले सकते हैं। ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन है वो अलाउड होता है, अर्न लीव के साथ ये अलाउड नहीं होता है। अच्छा, क्या कैजुअल लीव पर आप LTC अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। LTC में 10 डेज के लीव इनकैशमेंट का प्रोविजन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि LTC लेने के लिए आपको अर्न लीव लेना मैंडेटरी है, बिल्कुल नहीं होता है। बट आप वीकेंड में LTC नहीं जा सकते। विदाउट एनी लीव यू कांट अवेल LTC, चाहे होम टाउन हो चाहे ऑल इंडिया हो। तो कैजुअल लीव आपको पता लग गया, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ कंबाइन होता है, और चाहे आप हाफ डे ही कैजुअल लीव लो आप LTC अवेल कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम CCL कैन बी अवेल्ड बाय अ विमेन गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। एक कोई महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो टोटल CCL होता है बच्चों चाइल्ड केयर लीव, तो चाइल्ड केयर लीव वो कितनी ले सकती है अपनी पूरी सर्विस के टेन्योर के दौरान? 730 दिन। 730 दिन को जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 365 दिन और 365 दिन जोड़ दिया जाता है तो आपका आंसर आ जाता है 730 डेज। ठीक है, इसके बाद सवाल आ जाता है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर कराना चाहता है तो उनको कैसे अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, तो ही शुड अप्लाई फॉर इट विद इन, कितने दिन के अंदर उनको अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक तरह की लीव को दूसरी तरह की लीव के साथ में कम्यूट कराना चाहता है तो उनको ना 30 दिन के अंदर बताना होता है। तो कम्यूटेशन विद इन 30 डेज, यहां पे आप ये आंसर याद कर लेना, 30 डेज के अंदर। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव का आपको पता है, एक बार में चाइल्ड केयर लीव मिनिमम कितनी अवेल करनी होती है? 5 लीव आप लेनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, और जो ये पहला 365 डेज का पीरियड है इसमें 100% सैलरी मिलती है, 100% सैलरी। ये वाला जो पीरियड है इसमें 80% सैलरी मिलती है। ये सवाल आपने याद रखना। ठीक है, तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कम्यूटेशन कराता है वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव टू अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, एक परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को कितने मैक्सिमम टाइम का जो है कंटिन्यूअस लीव है वो दिया जा सकता है? तो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैक्सिमम कंटिन्यूअस लीव है जो किसी भी तरह से 5 साल से ज्यादा नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 5 साल एक मैक्सिमम पीरियड है जिसमें कोई एम्प्लॉय परमानेंट
गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यूस लीव ले सकता है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 5 साल आ जाएगा आपका इसका आंसर। बच्चों आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर सस्पेंशन दैट लीव शैल बी ग्रांटेड। तो सस्पेंशन के दौरान कितने लीव्स हैं जो दी जाती हैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को? तो इसका आंसर होगा नील। नील का मतलब क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग सस्पेंशन आप लीव इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। लीव इंटाइटलमेंट नहीं मिलता है गवर्नमेंट सर्वेंट को जब वो अंडर सस्पेंशन होता है तब। ठीक है। सीसीएस सीसीए रूल के अंदर हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में बताया जाता है। तो रूल नंबर अगर पूछा जाए आपसे सस्पेंशन का तो आपको पता होना चाहिए सस्पेंशन आता है रूल नंबर 10 के अंदर। ठीक है। रूल नंबर 10 के अंदर आता है आपका सीसीएस सीसीए रूल्स के अंदर। सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ एचपीएल फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। यहां पे सवाल बनता है कि एचपीएल, देखो एचपीएल आपको पता है साल में 2 बार क्रेडिट होती है। 10-10 आपको एचपीएल मिलती है, दैट इज हाफ पे लीव। अर्नड लीव आपको 15-15 मिलती है। तो टोटल कितना हो गया साल के अंदर? 20। एक महीने में कितना होगा? तो 20/12 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3। ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? एक महीने में कितना मिलता है रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ एचपीएल? तो आपका जवाब होगा 5/3 डेज। ठीक है। चलो, मैक्सिमम मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड फॉर अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनमैरिड। बड़ा गलत सा क्वेश्चन लगेगा आपको पढ़ने में, बट ये राइट है। अगर आपने ये मैटरनिटी लीव्स के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। तो मैक्सिमम मैटरनिटी लीव बताओ बच्चों कितनी मिलती है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को जो अनमैरिड है? मैरिड हो या अनमैरिड हो, ठीक है। मैटरनिटी लीव्स के बेनिफिट अगर हैं फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को तो टोटल है 180 दिन, और 180 दिन का मतलब होता है 6 मंथ। जैसे हमने पैटर्निटी लीव में बताया आपको 15 डेज, तो ऐसे ही मैटरनिटी लीव में कितना हो जाएगा? 180 दिन। और मैटरनिटी लीव कितने बच्चों तक मिलती है? केवल 2 बच्चों तक मिलती है। ठीक है, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड मैटरनिटी लीव मिलता है। ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के बारे में पढ़ेंगे, सीएल के जो ग्रांट की जाती है एट अ टाइम। आपने अगर सीएल लेनी है तो कितनी सीएल एक साथ आप ले सकते हो? तो 5 सीएल आप एक साथ ले सकते हो। ठीक है। तो 5 डेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सीएल कैन बी ग्रांटेड एट अ टाइम। और टोटल कितनी सीएल होती है? 8 सीएल होती है, 2 आरएच होती है। रूल फॉर रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। अब एक रूल है कि भाई आपने छुट्टी ली हुई है, आप लीव पर गए हुए हो, आपको लीव से पहले भी बुलाया जा सकता है। आपके लीव कंक्लूड होने से पहले पहले, लीव का जो पीरियड है उसके फिनिशिंग से पहले, उनके खत्म होने से पहले, उनके एक्सपायरी से पहले आपको बुलाया जा सकता है। इसी को बोलते हैं रिकॉल टू ड्यूटी। और रिकॉल टू ड्यूटी ये ऐसा प्रोविजन है जैसे डिफेंस के अंदर अगर आप समझो कि बुलाया गया है। ठीक है। कोविड के टाइम पे ड्यूटीज में जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर हो, तो उनको रिकॉल टू ड्यूटी किया गया। तो ये वही रूल है रिकॉल टू ड्यूटी। और किस में आता है? सीसीएस लीव रूल 1972 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो आपने रूल नंबर बताना है। तो जस्ट आप देखोगे रूल नंबर 23 के अंदर हम पढ़ते हैं रिकॉल टू ड्यूटी। और 5 दिन का मैक्सिमम सीएल है जो आप ग्रांट ले सकते हो एक बार में। ठीक है बच्चों। चलो, फ्रॉम विच डेट सीसीएल एक्सटेंडेड टू अ सिंगल मेल पेरेंट। पहले क्या होता था? सीसीएल विमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते थे, लेकिन वो मेल पेरेंट को भी मिलने चाहिए। क्यों? अगर वो सिंगल है तो। अगर मेल पेरेंट ही बच्चों की परवरिश करते हैं तो सीसीएल उनको ही मिलना चाहिए। तो ऐसा प्रोविजन कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 14 दिसंबर 2018 से। ठीक है। तो ये डेट बिल्कुल एक तारीख से शुरू नहीं होता है, ना 1 जनवरी होता है, ना 1 जुलाई होता है। आपने याद रखना है 14 दिसंबर होता है 2018 के अंदर स्टार्टिंग डेट ऑफ सीसीएल एक्सटेंडेड टू अ सिंगल मेल पेरेंट। ठीक है। तो एफआर बताने हैं बच्चों आपने कि कब आए। एफआर का मतलब यहाँ पे फंडामेंटल रूल से है। तो फंडामेंटल रूल आपके कब आए? 1 जनवरी 1922 को आए। तो हम पढ़ेंगे 1/1/1922। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? 1/1/1922 पढ़ेंगे।
अनऑथराइज एब्सेंस, अनऑथराइज एब्सेंस बिल्कुल रट लेना आप, ये जब भी आप हमारी क्लास लेंगे आपको पता होगा इसके बारे में। ये फंडामेंटल रूल 17A के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? फंडामेंटल रूल 17A के अंदर अनऑथराइज एब्सेंस को पढ़ते हैं। और अनऑथराइज एब्सेंस बहुत नुकसान देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्योंकि आपको लीव सैंक्शन की नहीं गई, आपने अपनी मर्जी से छुट्टी ली या बियॉन्ड आपने छुट्टी जो सैंक्शन है उसके बाद अगर आप एब्सेंस रहते हो तो दैट इज अनऑथराइज एब्सेंस। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से कंडक्ट रूल लागू होंगे। कंडक्ट रूल के बाद डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने का प्रोविजन है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा। तो फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी, दैट इज माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी। फिर एम्प्लॉय को लॉस होगा, चाहे उनका इंक्रीमेंट होल्ड किया जाए, चाहे उनका प्रमोशन होल्ड किया जाए, चाहे उनको डाउन किया जाए, या वट एवर जो भी होता है। What kind of traveling allowance admissible in respect of attendant for accompanying a government servant with disabilities? अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो विकलांग है, ठीक है, दिव्यांग पर्सन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो साथ में अटेंडेंट को लेके जाते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस में। तो उस ट्रेवलिंग के दौरान जो ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है दैट इज टीए, उसकी क्या इंटाइटलमेंट होगी अटेंडेंट की? तो अटेंडेंट को जो मिलेगा दैट इज माइलेज अलाउंस मिलता है। तो ये आपने याद रखना है, ये अलाउंस अटेंडेंट को दिया जाएगा, अकॉम्पनी करेगा जो गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसेबिलिटी में, ठीक है। सीलिंग ऑफ होटल चार्जेस पर डे इन एक्स सिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज अप टू पे लेवल 8 अपॉन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट वाउचर्स। देखो, तभी हमने आपको बताया क्रैश कोर्स की क्लासें बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें हमने अलाउंस अलाउंस पढ़ाया है पूरा अलाउंस आप पढ़ जाओगे। तो यहाँ पे अब रैंडमली क्वेश्चंस ही हैं जो मैराथन के अंदर हम आपसे पूछ सकते हैं। अब एग्जामिनर क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है ये उन पे डिपेंड करता है, बट हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि जो शायद आपके काम आ जाए, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला गया है कि क्रैश कोर्स की क्लासेज हैं और मैराथन क्लासेज हैं, उनको मिस आउट मत करना, जो हम पहले करवा चुके हैं। सीलिंग ऑफ होटल चार्जेस बताने हैं एक्स सिटीज के अंदर, जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता वाला एरिया है, एक्स सिटीज वाला एरिया, और आप पे लेवल 8 तक की बात करेंगे, ठीक है। सुपरिंटेंडेंट लेवल 6 होता है, एएसओ नेटर चंडीगढ़ के अंदर लेवल 5 होता है, कहीं पे 7 होता है, कहीं पे 6 होता है, तो टोटल 8 लेवल तक की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चाहे आप एमसीआरई के थ्रू डबलएओ भी हो तो भी आपका ये कंडीशन है लागू होती है। तो बताओ क्या होता है? तो 1250 रुपए, दैट इज 1250 रुपीज पर डे आपको इंटाइटलमेंट होगी, आपने अगर रेलेवेंट वाउचर शो किया है तो, ठीक है। वाउचर, यहाँ पे वाउचर का मतलब क्या है? कोई टोकन थोड़ी होता है, वाउचर का मतलब है बिल। अगर आप बिल प्रोड्यूस करते हो तो आपको 1250 रुपए का इंटाइटलमेंट है वो मिल जाएगा, वो रिम्बर्स आपका हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का सवाल आएगा 1250 के अंदर जीएसटी इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा? तो ऑब्वियसली ये एक्सक्लूडेड होता है जीएसटी से, तो 1250 में जीएसटी जोड़ के भी जो अमाउंट बनता है वो आपको पेबल होगा। डेली अलाउंस का रेट बताना है लोकल जर्नी के लिए, तो लोकल जर्नी में हमेशा डियरनेस अलाउंस 15 हाफ रेट पे मिलता है, ठीक है। डीए कितने रेट पे मिलता है बच्चों? हाफ रेट पे मिलता है, यानी जी डीए का जो रेट होगा दैट इज डेली अलाउंस। मान लो आपको डेली अलाउंस के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि 1500 रुपए मिलने चाहिए, तो ये आपको कितने मिलेंगे? 750 रुपए मिलेंगे। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू ड्रॉ डीए, डीए दैट इज डेली अलाउंस फॉर एनी डे। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी चाहिए आपको? तो मिनिमम डिस्टेंस आप देख लेना, 8 किलोमीटर की रेडियस से बियॉन्ड करना है आपने, ठीक है। 8 किलोमीटर की रेडियस से बियॉन्ड जाना है तो ही आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का बेनिफिट, सॉरी डियरनेस अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा। सॉरी डियरनेस नहीं है ये, हमने फिर गलत बोला, डीए दैट इज, ये होगा बच्चों यहाँ पे डेली अलाउंस। क्या होगा ये होगा आपका डेली अलाउंस, ठीक है। तो डेली अलाउंस का प्रोविजन कब है? जब आप 8 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा जाते हो ऑफिशियल ड्यूटी पे, तो आपको डेली अलाउंस का प्रोविजन है। हाउ विल बी द एब्सेंस फ्रॉम एचक्यूबी रिकाउंट फॉर डीए रेगुलेशन? डीए यहाँ पे भी डेली अलाउंस है, ठीक है। तो बताओ आप कैसे रेगुलेट करता है डीए रेगुलेशन? मिडनाइट टू मिडनाइट। हम इसको मिडनाइट टू मिडनाइट काउंट करते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग नहीं काउंट करते, ये याद रखना आप हमेशा, ठीक है। आपको पता है मिडनाइट टू मिडनाइट ही पूरा डे होता है ना, 24 घंटे का, बस इस तरह से हमने पढ़ के चलना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रांट ऑफ डेली अलाउंस इन केस ऑफ लोकल टूर्स,
बताओ कितने दिन तक आप डेली अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हो? 180 दिन तक। इसके बाद का क्या प्रोविजन है वो भी एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, तब आपको बताएंगे। तो 180 दिन तक का जो डेली अलाउंस है वो लोकल टूर के अंदर बच्चों आपको मिल जाता है। ठीक हो गया। आगे चलेंगे। डेली अलाउंस फॉर लोकल जर्नी वेयर द एब्सेंस फ्रॉम HQ इज लेस देन 6 आवर। अब HQ हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर ये आपके ऑफिस का हेडक्वार्टर नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं, ये आप जहां पे जॉब करते हो दैट इज हेडक्वार्टर। CCS रूल्स की लैंग्वेज में आप उसी को हेडक्वार्टर बोलते हो जहां पे आप जॉब करते हो, ठीक है। एक तरह से दूसरा हेडक्वार्टर वो तो हेडक्वार्टर रहेगा ही। तो डेली अलाउंस है जो लोकल जर्नी के लिए वेयर द एब्सेंस फ्रॉम HQ इज लेस देन 6 आवर्स, तो उसमें आपको 15% मिलेगा बच्चों लमसम। तो जितना भी आपका लमसम अमाउंट बनता है डेली अलाउंस का, उसका 15% आपको मिल जाएगा अगर आपकी जर्नी 6 घंटे से कम की है। ठीक है। डेली अलाउंस पे टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द डे ऑफ हॉल्ट एट अ स्टेशन बियॉन्ड 180 दिन। 180 डेज से ज्यादा, इसीलिए हमने वो आंसर होल्ड किया था, बताया नहीं था आपको। 180 दिन से ज्यादा अगर आप मान के चलो डेली अलाउंस के अंदर आप रह जाते हो, तो क्या प्रोविजन है इसके अंदर? इसके अंदर प्रोविजन है कि डेली अलाउंस आपको पेबल नहीं होता है। नो डेली अलाउंस, दैट इज निल। आपने इतना ही याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलो, क्वांटम ऑफ CTG पेबल। CTG होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ट्रांसफर के टाइम पे मिलता है ये। पेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर, दैट इज लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ स्टेशन। अब आपका स्टेशन ही चेंज हो रहा है और वो डिस्टेंस है मोर देन 20 किलोमीटर, तो कितना CTG पेबल होता है? 80% ऑफ द लास्ट मंथ बेसिक पे। लास्ट मंथ की जो बेसिक पे है आपकी, उसका 80% तक CTG पेबल हो जाएगा आपको इन केस ऑफ ट्रांसफर। अगर आप मूव करते हो, स्टेशन ही आप चेंज कर लेते हो तो। और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चों? लेकिन उस केस में 20 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। पेनल्टी का प्रोविजन रूल नंबर 11 के अंदर होता है, CCS CCA रूल के अंदर। और रूल नंबर 11 में जो पेनल्टी है वो इम्पोज की जाती है, उस पेनल्टी को कौन लगाता है? आंसर होगा आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। कहीं पे आपको पनिशिंग अथॉरिटी भी आंसर लिखा मिलेगा तो आप उसको टिक कर देना, अगर डिसिप्लिनरी आपको दिखाई नहीं देता उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ही हम पनिशिंग अथॉरिटी बोलते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को ही पनिशिंग अथॉरिटी बोलते हैं। आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बात छेड़ ही दी है, तो आपने बताना है किस सेक्शन के अंदर हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं, किस सेक्शन के अंदर स्पेसिफाइड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किस के अंदर स्पेसिफाइड है, ये आपने जवाब देना है। तो ये है रूल नंबर 12 के अंदर। ठीक है। अब थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा, क्योंकि हमने थोड़ी देर ऊपर आपको रूल नंबर 11 पढ़ाया है, फिर रूल नंबर 12 पढ़ाया है। तो इसमें क्या कुछ करेक्शन के चांसेस हैं, क्या लगता है आपको? रूल नंबर 10 के अंदर तो हम सस्पेंशन के बारे में पढ़ते हैं, तो 12 के अंदर बताओ आप क्या करते हैं? 12 के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग? 12 के अंदर हम पेनल्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और डिसिप्लिनरी जो अथॉरिटीज हैं, ये ओब्वियसली 12 के अंदर है, तो कंफ्यूज तो नहीं होना पड़ेगा ना शायद आपको। अब आपको दोबारा से समझा देते हैं। ये जो रूल नंबर 11 है ना बच्चों, ये आपके पेनल्टीज के प्रोविजन है इसके अंदर। पेनल्टी, और पेनल्टी के जब प्रोविजन है, उसी प्रोविजन में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में बताया हुआ है, तो ये रूल नंबर 11 हुआ। रूल नंबर जो 12 है उसमें क्या है? उसमें है ही डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के बारे में 12 में बताया गया है, 11 में बताया है वो पेनल्टी के बारे में बताया, बस इतना समझो आप। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, ये गलत नहीं है क्वेश्चन, ना आंसर गलत है ना क्वेश्चन गलत है। कुछ और सवाल पूछ रहे हैं इसी के अंदर आपसे CCS CCA के? CCS CCA 1965।
तो देखो अगर आप इसके अंदर पढ़ोगे तो टोटल हम कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रूल्स के बारे में जब बात करेंगे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज का आपसे पूछा जाए, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज आपका आता है रूल नंबर 8 से लेके 9 तक, ठीक है। और पार्ट नंबर होता है 3, क्योंकि पार्ट 1 में हम जनरली पढ़ते हैं, 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, 3 में अपॉइंटिंग अथॉरिटीज है, 4 में सस्पेंशन है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा सस्पेंशन, तो सस्पेंशन से दिमाग में समझना 4 और इसके बाद रूल नंबर 10 याद रखना है, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए पढ़ने के लिए, याद रहेगा। कुछ आगे रूल्स हैं जो हम आपको बता देंगे, आपको पता लग जाएगा फिर। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट, तो यहां पे अब हम एग्जैक्टली एनआईटी एक्ट के अंदर आ गए हैं, एनआईटी के स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो अमेंडमेंट आया 2012 में, वो इनेक्ट हो जाता है टू अमेंड विच ओरिजिनल एक्ट। तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था एनआईटी एक्ट 2007 में जो अमेंड हुआ वो 2012 हो गया, और हमने ये भी बताया था इसके बारे में हम आपको पढ़ा देंगे। तो इसमें जो जो चेंज हुआ वो क्वेश्चन एक दो हम आपको बता जरूर देंगे। आगे चलते हैं, आपको पता लग जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इंक्लूजन इन 2012 अमेंडमेंट। 2012 के अमेंडमेंट में मेजर क्या इंक्लूजन हुआ? आपने ये वर्ड सुना है आईसर, आईसर मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं बहुत, और भी हैं आईसर के। तो आईसर का जो ये इंस्टीट्यूट है ये मेजर इंक्लूजन में आ गया 2012 के अमेंडमेंट एक्ट में। ये है मेजर इंक्लूजन। पहले तो एनआईटी थी, अब आईसर भी इसके अंदर आता है। अंडर द एनआईटी एससीआर एक्ट, जो एनआईटी एक्ट है ऑब्वियसली, हु इज द विजिटर ऑफ एवरी इंस्टीट्यूट। मॉक के अंदर तो मॉक वाले बच्चों को तो पता ही है ये विजिटर कौन होता है एवरी इंस्टीट्यूट का, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। हमने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द एनआईटी एक्ट, हु अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट, तो डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? विजिटर करता है। और हमने आपको ये भी बताया है डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, और ये भी बताया हुआ है डायरेक्टर का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। कल की क्लास बिल्कुल मत भूलना अगर आप कमजोर है एनआईटी एक्ट के अंदर, ठीक है। अगर स्टैट्यूट के बारे में पढ़ना है तो 3 पार्टों में हमने स्टैट्यूट पढ़ाया हुआ है, अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पे आप विजिट करोगे, एनआईटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये एनआईटी एक्ट और स्टैट्यूट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपका सीसीएस रूल बेटर है तो, क्योंकि अब आपको केवल एनआईटी एक्ट एंड स्टैट्यूट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। Which section of Act designated the Board of Governors as the highest authority for grant for general superintendence, direction and control of the institute? देखो बच्चों, सेक्शन 11 के अंदर हम पढ़ते हैं जिसमें हमने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाईएस्ट अथॉरिटी होती है अगर आपको इंस्टीट्यूट को सुपरिंटेंडेंसी रखनी हो, डायरेक्शन देनी हो। समझ में आया? सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होता है? जो संभालता है इंस्टीट्यूट को, कंट्रोल करता है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करते हैं। उसके बाद में क्लासरूम का देखना, एग्जामिनेशन का देखना, ये सारी चीजें देखना, अरेंजमेंट देखना, हॉस्टल का देखना, बच्चों की फैसिलिटीज का देखना, ये सीनेट का काम हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग हमने आपको पढ़ाए हैं। वर्क कमेटी भी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, सीनेट होता है, ये सब आपको याद रखना है। अंडर द 2012 अमेंडमेंट, हुज एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, तो चेयरमैन कौन होता है? सीनेट का डायरेक्टर ही होता है, ठीक है। और डायरेक्टर क्या होगा? डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, ये आपने याद रखना है। प्राइमरी फोकस बताना है सीनेट का एनआईटी एससीआर एक्ट के अंदर। एनआईटी ये क्या है? ये एनआईटी एक्ट ही है, पूरा नाम अगर आप इसका पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको एनआईटी एससीआर बोलते हैं, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तभी तो आईसर को जोड़ा गया इसके अंदर। भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी एससीआर वाला काम करते हैं, साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च का, और आईसर भी वही काम करता है। तो आईसर उसके अंदर जुड़ गया था 2012 के अमेंडमेंट से। तो इसीलिए एनआईटी का लेटेस्ट एक्ट आप देखोगे तो एक्ट 2012 है। हमने जो पढ़ाया 2007 पढ़ाया, अमेंडमेंट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। मेन चेंज हुआ वो एनआईटी एससीआर को जोड़ दिया गया था बस, ठीक है।
तो प्राइमरी फोकस सीनेट का क्या होता है, एकेडमिक मैटर्स पर। और बच्चों एकेडमिक मैटर्स कौन से होते हैं, क्लासरूम अरेंजमेंट, एग्जामिनेशन हेल्ड कराना, हॉस्टल्स, लेबोरेटरीज के अरेंजमेंट देखना, एवरीथिंग होता है सीनेट का काम। फर्स्ट स्टैट्यूट जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट का, वो किसके द्वारा बनाया गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। अप्रूवल किसकी ली जाती है, विजिटर की ली जाती है। विजिटर कौन होता है इस एक्ट के अंदर, एनआईटी का जब हम पढ़ते हैं तो विजिटर होता है भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, विजिटर कोई घूमने वाला बाहर से नहीं आता, कोई चीनी यात्री नहीं होता, ठीक है, याद रखना आप लोग। एज पर द 2012 अमेंडमेंट द एनआईटी एक्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, मैं अमेंडमेंट इसका बताऊंगा 2012 के अमेंडमेंट में। एनआईटी एक्ट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक तो एनआईटी इसको करता है, एक आईसर को करता है। इस तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं ना। चलो, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे ऑप्शन होंगे आपको पता लग जाएगा। चलो, एनआईटीज लिख देते हैं इसको, है ना, एक तो एनआईटी है नहीं, एनआईटीज। हाँ, ये रहा आंसर आपका, थोड़ा वहां पे रह गया था। आईसर है, आईईएसटी शिवपुर भी है, जिसका नाम चेंज हो गया था ना पहले, यहाँ पे आई क्या बोलते हैं इसको, IIEST, IIEST शिवपुर, चल बंगाल के अंदर है ये। विच शेड्यूल ऑफ एक्ट एज पर द 2012 अमेंडमेंट लिस्ट द आइसर्स, बताओ, आइसर्स जोड़ा गया, शेड्यूल के अंदर जोड़ा गया, बताओ आप शेड्यूल है वो, सेकंड शेड्यूल है। तो ये याद रखना है आपने कि सेकंड शेड्यूल में इनको जोड़ा गया। मैराथन क्लास है, मैराथन तरीके से है, लॉन्ग नहीं करेंगे हम इसको दिखाने के लिए कि 1 घंटे की क्लास हमने बनाई है। चाहे इसके अंदर आपको हम 50 ही क्वेश्चंस कराएं, 10 क्वेश्चंस आपको बिना लिखे कराएं, 20 क्वेश्चंस आपको बिना जो है डिस्क्रिप्शन के हम आपको बताएं, बट काम आएंगे आपके ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अप्रोच है आपके लिए। बाकी मैराथन की क्लासेज है और रिपीटेड क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हमने लिस्टेड किए हुए हैं, वो भी आपको बताए हुए हैं। सेक्रेटरी, इसका याद रखना आप बिल्कुल, ठीक है। ये हमने कल की क्लास में आपको क्लियर कर दिया था कि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स में भी, सीनेट में भी एक ही बंदा होता है। सॉरी, बंदा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी हमारी तरफ से, है ना, रिस्पेक्ट रहेगी पोस्टों की। बताइए कौन होता है, तो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स एंड सीनेट कौन होगा, वो होंगे हमारे रजिस्ट्रार, ठीक है। तो द रजिस्ट्रार ऑफ एनआईटी आपके सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स काम करते हैं, और सीनेट के भी सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं रजिस्ट्रार। When the CCA रूल्स 1965 कम इनटू फोर्स, कब आया भाई, तो ये रूल आए आपके दिसंबर में 1965 में, तो इसको बोलेंगे हम 1 दिसंबर 1965, ठीक है। A government servant is deemed to be have placed under suspension if he is detained in custody for a period exceeding, किसी पर्सन को हम ये मान लेते हैं कि वो सस्पेंड है, अगर उसको इतने टाइम से ज्यादा तक कस्टडी में रख लिया जाए, जेल के अंदर रख लिया जाए, पुलिस कस्टडी में रख लिया जाए, तो 48 घंटे होता है। 48 घंटे के बाद कोई चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको सस्पेंड माना जाएगा अपने आप ही, डिटेंशन में अगर जाता है तो। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड एट एनी वन टाइम आफ्टर ए रिव्यू, तो मैक्सिमम पीरियड फॉर विच सस्पेंशन कैन बी एक्सटेंडेड एट एनी वन टाइम आफ्टर आर रिव्यू, तो मैक्सिमम पीरियड बताना है बच्चों आपने। सस्पेंशन बढ़ाया जा सकता है तो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, तो 180 दिन है इसका आंसर, 180 डेज। An order of suspension must be reviewed by the competent authority before the expiry of, ऑर्डर बनाया किसी ने सस्पेंशन का कि ये भाई आपका सस्पेंशन ऑर्डर है, उसको जो आपने रिव्यू के लिए डाल दिया, अब रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास कितने दिन का टाइम है उसको रिव्यू करने का, तो एग्जैक्टली 90 डेज, तो 90 डेज के अंदर अंदर उनको रिव्यू करना मस्ट है, ये याद रखना। सीसीए रूल के कुछ जुड़े हुए रूल्स है जो हमने बताया था, आपको पूछेंगे। रूल नंबर 10 बताइए क्या होता है, सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन और डीम सस्पेंशन। रूल नंबर 11 क्या होता है बच्चों, रूल नंबर 11
नेचर ऑफ पेनल्टीज, माइनर वर्सेस मेजर। ठीक है, नेचर ऑफ पेनल्टीज माइनर वर्सेस मेजर। रूल नंबर 14, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। तो जो मेजर पेनल्टीज लगाने का तरीका है वो रूल नंबर 14 के अंदर बताया जाता है। और रूल नंबर 12 में क्या था, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको, कमेंट करके बताओ। आप जब कमेंट कर दोगे थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। रूल नंबर 16 में क्या आता है, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी 16 नंबर में, मेजर पेनल्टी रूल नंबर 14 के अंदर आती है। और रूल नंबर 12 के अंदर आता है जो हमने आपसे पूछा, वो होता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। रूल नंबर 24 में हम पढ़ते हैं अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, अपीलेट अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ कुछ रूल्स हमें लगे जो आपको बताने चाहिए, वो हमने आपको बता दी। ठीक है, अब एक बार आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो उम्मीद तो यही है कि ये क्लास आपके काम आएगी, और आप है जो अपने लेवल को बूस्टअप करके जाओगे पेपर में। तो पेपर में तो हमेशा रूल यही होना चाहिए, हमेशा क्या सोच के जाना चाहिए, चाहे सिलेबस पूरा ना हुआ हो, कि जितना मैंने किया है वो सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं सोच के जाओगे तो आप जो जानते हो उसको भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मोटिवेट होकर जाना है, जितना किया है वो बेस्ट है। अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, वो पेपर देने के बाद आपको पता लगेंगी, फिर आपने उनको सुलझाना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो। क्वालिफिकेशंस वाला मैटर हमने कल कराया था, तो क्वालिफिकेशन से जुड़ा सवाल हमें ऐसा उम्मीद है कि शायद पूछ ना लिया जाए आपसे। तो एक बार, एक थोड़ी सी देर का टाइम लगेगा, आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1, दो होते हैं 1 वाले भी। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और लास्ट में आएगा आपका प्रोफेसर, और बिल्कुल लास्ट में आएगा प्रोफेसर जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वाले होते हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। आपको ये याद रखना है ऐसे। ठीक है, तो देखो इनकी क्वालिफिकेशन से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन तो सब में पीएचडी रहने वाली है। ठीक है, अब इनके लेवल्स पढ़ लें एक बार। लेवल 10 होता है असिस्टेंट प्रोफेसर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 1 जो है ग्रेड 1 है वो लेवल 11 होता है, और ग्रेड 1 में ही लेवल 12 होता है। इसमें क्या है, 1 साल की सर्विस होनी चाहिए, फिर आपको प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, अपग्रेड कर दिया जाता है। एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर जब बात करेंगे, लेवल 13 A2 होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और प्रोफेसर आता है लेवल 14 A के अंदर, और प्रोफेसर हायर ग्रेड आता है लेवल 15 के अंदर। तो ये लेवल 10, 11, 12 ये क्या है, लेवल्स हैं सीपीसी के अकॉर्डिंग, दैट इज 7 सीपीसी। ठीक है बच्चों, चलो। कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पीएचडी इन सब में चाहिए हमें। एक्सपीरियंस का हमने बता ही दिया था, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कल की क्लास आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब इसमें एक क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, क्यूमुलेटिव क्रेडिट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, इन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स। बताइए जी, ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो ये होगा, इसमें नील पॉइंट होता ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर 10 पॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर 20 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर 50 पॉइंट होते हैं, प्रोफेसर के अंदर 80 पॉइंट होते हैं, और जो आपका प्रोफेसर हायर ग्रेड है इसके अंदर 150 पॉइंट। ठीक है, तो ये बताना हमने जरूरी समझा और आपको बता दिया। बाकी एनआईटी एक्ट में अगर आपको कमजोरी लगती है, एनआईटी एक्ट की प्लेलिस्ट आप पढ़ लो, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो केवल मैराथन क्लास आप पढ़ो, क्रैश कोर्स की क्लासें आप पढ़ो। ठीक है बच्चों, बाकी जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं या हमारे जो पेड मेंबर्स हैं, सब के सब मेंबर्स को बेस्ट ऑफ लक आपके कल के एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका एनआईटी के
सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए है, और सुपरिंटेंडेंट पोस्ट आपकी लेवल 6 के आसपास है, तो हम उम्मीद करेंगे आप लेवल 10 से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है एनआईटी के अंदर। आप लेवल 6 पे काम करेंगे तो एक वेल अप्रोच होगी आपकी लेवल 6 पे पहुंचना। तो सारे के सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपने जितनी काबिलियत है उसका पूरा इस्तेमाल कल करेंगे। एग्जाम में कैसा रहता है, क्या रिव्यू रहता है, जरूर आप लोगों ने पुट करके हमें बताना है। तो मिलेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।